हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। तो यूपी बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023-24 के लिए लॉन्च कर दिया है। ये आपके यहाँ सामने में दिख रहा हूँ मैथ का पेपर, और बिल्कुल ऐसा पेपर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी मिलेगा। ठीक है, जो पेपर होने वाला है वो 70 नंबर का होने वाला है और समय रहने वाला है आपके पास 3 घंटे 15 मिनट। पेपर का एक बार पैटर्न देख लेते हैं और उसके बाद पूरा पेपर भी हम सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। तो देखो, सारे प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। ठीक है, पहले में 20 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है। ओएमआर शीट कैसे भरना है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। ओएमआर पर है ना, अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं और इरेजर वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा खंड जो होगा वो 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न होगा सब्जेक्टिव, जिसको हल करके आंसर देना है। ठीक है, प्रश्नों के जो अंक उनके सम्मुख लिखे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, ये भी दिया गया है। चलिए पहले खंड पे आ जाते हैं। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक कर देना और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। पूरा गणित मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। मैं पेजेस में करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिटेल में करा पाऊँ। कह रहे किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। आप तो ये नियम जानते ही हैं, पहला वाला, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये नियम हम जानते हैं। तो देखो, दो संख्याओं का एलसीएम हमें दे रखा है 60। ठीक है, हमें एचसीएफ दे रखा है 3। पहली संख्या आपकी 12 है, आपको दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, सो देखो दोस्त, 60 गुणा 3, ये गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा, 12 पंजे 60, 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 15। तो जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, 15 होगी। विद सोल्यूशन हम आंसर करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाऊँ। कह रहे हैं एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल कैसा रहता है। एक परिमेय संख्या ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 2, और एक अपरिमेय संख्या मैंने ले लिया 3, इनको मैंने गुणा कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, 2√3। अपरिमेय, किसी भी परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय से गुणा करोगे ना तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय। तो सदैव परिमेय संख्या गलत, सदैव अपरिमेय संख्या, ये सही होगा। कह रहे हैं ये जो रेखा युग्म है, ये एक रेखा है और ये रेखा है, कि हल कैसे होंगे। ठीक है, जब भी हमें इसके बारे में पता करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा। A1 क्या है हमारे पास, इसका गुणा x का गुणज 1, A2 क्या है, इस x का गुणज बट्टे में 4। फिर हमें निकालना है B1 बट्टे B2। B1 कितना, y का गुणज 2, और B2 कितना है 8। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1 बट्टे 4 आ गया। फिर आ जाओ C1 बट्टा C2। C1 कितना है -5, और C2 कितना है -20। कटा 5 कम 5, 5 चौके 20, तीनों 1 बट्टे 4 है। देखो, जब क्या होता है ना, A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टे B2 बराबर होता है C1 बट्टे C2, तो ये क्या होती है, समपाती रेखा होती है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाती है, क्या होती है, समपाती रेखा। और समपाती रेखा में अनेक हल होते हैं, कोई हल नहीं, 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कह रहे हैं वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचे। जब भी आपको, ठीक है, हमें क्या निकालना, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ निकालना है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, लॉशब्बा, और बड़ी से बड़ी बोलेगा तो मौशब्बा। ठीक, सो देखो दोस्त, और शेषफल बोला है तो हमें क्या निकालना है, प्रश्न में एचसीएफ निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसी हिसाब से करेंगे। 70 कितना छोड़ता है, 5, तो 70 में से 5 घटाओ यानी कि 65। 125 में से 8 घटाओ यानी कि 117। इसका जो एचसीएफ आएगा वो हमें निकालना है। तो देखो, 65 का गुणनखंड करते हैं। 5 से काटो, 5 कम 5, 5 3 15, 13 कम 13, और फिर यहाँ आ जाएगा 117। इसका गुणनखंड करो, काटो, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 कम 3, 13 1 कम 13। गुणनखंड करते हैं। देखो, 65 का गुणनखंड कितना आया, 5 गुणा 13। ठीक, और 117 का गुणनखंड क्या आया, 3 कितनी बार है, 2 बार, और 13 है 1 बार। तो जो चीज़ दोनों में होती है उसे लेना होता है, और उसकी न्यूनतम घात लेनी होती है एचसीएफ में। तो 13 की न्यूनतम घात 1 है, यानी कि 13 1 कम 13। हमारा उत्तर कितना होगा, 13 होगा।
सारे शानदार जानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कंजूसी मत करना। ये यूपी बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, एशन का सूत्र क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज, यानी कि अगर मैं बताऊँ ये AP बनाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15, ये हमें वैसे पता भी है। और एक सूत्र क्या होगा, अगर आपको प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो तो ये सूत्र लगा देते हैं। तो n कितना है? 1 2 3 4 5, 5 बोला है तो n की जगह पे 5 है। प्रथम पद कितना है? 3 है। अंतिम पद कितना है? 15 है। ठीक है, तो 5/2 और ये है 18, 2 9 18, 9 5 45। ठीक है, आंसर आ जाएगा 45, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं, कह रहे द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण के बारे में बताना है कि कैसे व्यक्तिगत शून्य है, वास्तविक नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न होते हैं, देखो आपको इसके क्या नेचर के बारे में पता करना है ना, प्रकृति के बारे में पता करना। तो डी व्यक्तिगत निकालना होता है, जिसका सूत्र होता है b² - k4ac। ठीक है, सो देखो दोस्त, ए क्या है? x का गुणज 2, बी क्या है? x का गुणज -k4 और सी क्या है? +3। सूत्र में रखो, b है -k4 स्क्वायर 4, ए कितना है? 2 और सी कितना है? -k4। 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग प्लस होता है 4 4। देखो मैं नेगेटिव पॉजिटिव, 4 चौको 16 दूनी 32। ठीक है, 6 2 8, ये हो गया 48। तो ये क्या है? धनात्मक है। अगर डी का मान धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक होता है और भिन्न भिन्न होता है। 0 से कम है क्या? नहीं, 0 से ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल तब होता है, वास्तविक मूल तब नहीं होता है जब डी का मान नेगेटिव आता है। तो ये तो पॉजिटिव आए, तो ये भी गलत। तो शून्य है क्या? नहीं है। तो समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 0 से कम है, वास्तविक नहीं है, केवल डी सही है ना हमारा। यहाँ पर ये देखो प्लस आया है, दिए गए समीकरण के मूल 0 से कम है। व्यक्ति का 0 से कम थोड़ी ना, ज़्यादा आया है, प्लस में आया है, कोई मूल वास्तविक नहीं, गलत है। समीकरण के व्यक्ति का शून्य नहीं है, तो सिर्फ डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में केवल ए सही है, नहीं है, केवल डी सही हो है, ये होना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7वें प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं? AOBC एक आयत है। ठीक है, एक आयत पहले बना लेते हैं। आयत जानते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं। ए आपका है 0,3, ओ आपका है 0,3, ये भी है। ठीक है, और ओ फिर आएगा बी, और बी आपका कितना है? 5,0। ठीक है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण का मतलब क्या हुआ? ये आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि आपको क्या निकालना है? ए बी निकालना है। आयत का विकर्ण क्या निकालना है? ए बी। ए और बी के बीच की दूरी, सूत्र आपको पता है क्या होता है? x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग, यही होता है। सो देखो दोस्त, ये x1 है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, ये सूत्र में रख दो, मैं डिटेल में करवा रहा हूँ। x1 का मान 0 - 5 का वर्ग, और ये आ जाएगा y1 है 3, y2 है 0। तो 0 में से 5 घटाएंगे, -5, -5 का वर्ग प्लस के हो जाता है 5 5 25, 3 3 9। तो 25 और 9 कितना आ गया? √34। ठीक है, कितना आ गया? √34। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे यदि समीकरण है, ये जो समीकरण है का एक मूल 1/2 है तो k का मान क्या होगा? सो देखो, जो मूल होता है ना वो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो x का मान 1/2 बोला है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रखो। ठीक है, वहाँ 1/2 रखो। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी,
ये आ गया 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये आ गया k/2 और ये माइनस के 5/4 उधर ले गए, ये हो गया प्लस के 5/4। ठीक, 5/4 और ये प्लस का 1/4 इधर आके माइनस का हो गया। देखो दोनों के बट्टे में समान है तो लॉस ऑफ वही आएगा। अब नीचे जब सेम होता है ऊपर वैसे के वैसे आ जाते हैं। तो ये आ गया 4/4 यानी कि 4 1 कम 4। तो k/2 1 है तो 2 1 कम 2, तो k का मान कितना आ गया 2। k का मान कितना आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो क्या है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज ABC में है। एक समकोण त्रिभुज बोला है, बना लेते हैं फट से। ठीक है, जिसमें C कोण समकोण है, C कोण समकोण है। यहाँ C है तो यहाँ A लिख दिया, यहाँ B होगा और यहाँ C। हमें क्या बोल रहे हैं, AC 3 है, AC 3 है, BC 4 है। ठीक है, तो C से जाने वाली माध्यिका, C से जाने वाली माध्यिका कितनी होगी, माध्यिका की माप बतानी है। ठीक है, सो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे AB। ठीक है, हम पहले क्या निकाल लेंगे AB। तो AB कर्ण क्या है हमारे पास, देखो हम जानते हैं कर्ण का जो वर्ग होता है, ये हमारा क्या है, कर्ण है AB। ये मेरा आधार हुआ और ये मेरा लंब हुआ। तो AB का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, आधार का वर्ग BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ठीक है, सो अब हम निकालते हैं AB। AB हमें पता नहीं है, BC हमारा कितना है 4 और AC हमारा है 3। तो 4 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, ये हो गया 25। तो AB हमारा कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। माध्यिका बोला है, इसके बीचों बीच वाला माध्यिका कितना होगा, तो माध्यिका क्या करती है, इसको समान हिस्सों में बांट देती है, लंब डालने पर इधर से इधर बांट देगी। ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। ठीक है, हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या हो गया 5 हो गया, AB 5 हो गया इस। ठीक है, C से जाने वाली माध्यिका की माप बताइए। ठीक है, तो इसका आधा कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 हो तो इसका मान बताना है। तो देखो दोस्त, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमें 1 दे रखा है और हमें इसका मान निकालना है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, सो हम ये जानते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है, हम ये जानते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो वर्क कर देंगे। अब देखो मैं क्या करूँगा ना, अगर यहाँ से मुझे एक आइडेंटिटी चाहिए होगी, इसका मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्क कर दूंगा। इधर से भी वर्क कर दिया और इधर से वर्क कर दिया। ठीक है, देखो इसका उपयोग क्या होगा, वर्क जैसे ही करूँगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2AB है ना, A माइनस B का होल स्क्वायर है और 1 का वर्ग 1। इसका मान कितना होता है 1, तो 1 से कटा, ये माइनस का तो जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस के तरह के माइनस, यहाँ 0 यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मुझे ये मान मैं रख सकता हूँ। अब क्या है, मुझे ये मान निकालना है। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ फिर से वर्क कर दूँगा। इसके दोनों तरफ मैंने फिर से वर्क कर दिया, ये चीज़ हमारे पास है। तो यहाँ से आ जाएगा A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस 2AB और 1 का वर्ग क्या होता है 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, और देखो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान 0 होता है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसका मान मुझे निकालना है, जगह कम पड़ रही है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस 4 थीटा। और देखो इसको मैं लिख सकता हूँ
2 साइन थीटा कॉस थीटा गुणा में फिर से साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 लिख सकता हूँ। इसका मान क्या है, 0 है। यहाँ से इसका मान क्या रख दूंगा, 0। और किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, 0। तो ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, 0 और ठीक है प्लस 0, और इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 1। अगले प्रश्न में आ जाओ। एनसीईआरटी का प्रश्न है। हमसे क्या बोल रहे हैं, साइन 2 साइन ए के बराबर है किस एंगल के लिए। तो एनसीईआरटी का एंगल, अगर एंगल 0 लोगे, ए अगर 0 लेंगे, ए की जगह मैंने रखा 0 और यहाँ पे भी रखा 0, तो साइन 2 गुणा 0 0, और ये साइन 0 का मान 0, 2 गुणा 0 0, आगे बराबर। तो इस एंगल के लिए सही है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो टेन थीटा का मान, ये प्लस का 4 इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। टेन थीटा वो क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन बट्टे कॉस। क्या होता है, साइन बट्टे कॉस होता है। अब यहाँ देखो, मैं क्या करूँगा, हर एक पद को साइन कॉस से भाग दे दूंगा। अच्छा कॉस है ना, हाँ कॉस से भाग दे दूंगा हर एक पद को। ऊपर कॉस है, यहाँ पे भी मैंने कॉस से भाग दे दिया। देखो 4 साइन, इसको भी कॉस से भाग दिया और इसको भी कॉस से भाग दिया, हर एक पद को, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन थीटा, कट के आ गया 1, ऊपर नीचे सेम था, ये भी वही चीज़, कट के आ गया 1। अब देखो आपको टेन थीटा का मान पता है कितना, 3/4, नीचे भी वही है, 4 से 4 कटा, 3 में से 1 कटाएंगे 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देखें। और अगर आपने मेरी वीडियो पहले से पढ़ाई की है तो ये सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। इसका मान क्या होगा, तो बेसिक से नियम है, अगर कोई सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, और सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलो। सेक क्या होता है, 1/cos, टेन क्या होता है, साइन बट्टे कॉस। सर्वसमीका नहीं लग रही है तो मैंने साइन कॉस में बदला, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। अब देखो कॉस कॉस दोनों के बट्टे में समान है, तो लॉस ऑफ तो वही आ जाएगा, 1 + sin a, और ऊपर है 1 - sin a। ये किस रूप में दिख रहा है आपको, a + b, a - b, जिसका सूत्र होता है a² - k b², यही होता है ना। तो 1 का स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर, नीचे क्या है कॉस, 1 कम कॉस, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - sin स्क्वायर क्या होता है दोस्त, सर्वसमीका। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। यहाँ कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणे में, 1 से 1 कटा तो क्या बचा, सिर्फ कॉस बचा, तो आंसर आ जाएगा कॉस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। हमें आर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, कोण दे रखा है 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर। देखो पाई किसी में नहीं रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो दे रखा है, आंसर उल्टा पुल्टा दे रखा है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर पे दिया है, कोण दिया है, यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र ये होता है थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर। ये सूत्र सही होगा, सूत्र पूछ रहा था। ठीक है, पता नहीं पेपर सेट किया, क्वेश्चन पता नहीं कैसे सेट किया उन्होंने, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बट्टे 360 पाई, आर का मान कितना है 7, तो काटोगे 6 × 36, 0 से 0 कटा, 7 × 49। ठीक है, 7 × 49, पाई का मान रख सकते हो तुम 22/7, बट्टे में अच्छा है 7 × 49, 22 154/6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, 2 से काट के ऊपर नीचे। ठीक है, एक सुराही का संयोजन क्या होता है, सुराही आपने देखा होगा, ये घड़ा होता है और ऊपर से क्या होता है, बेलन, इस टाइप में होता है सुराही। तो ये क्या है दोस्त, ये है आपका गोला और ये है आपका बेलन। तो सुराही किसका संयोजन होता है, गोला और बेलन का होता है, एक गोला और एक बेलन।
ठीक है, ये भी आपका उत्तर आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का योग बताइए। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का योग बताना है, संख्याओं का माध्य बताना है। तो देखो पहला कितना है, 1। माध्य के लिए क्या होता है, जितनी संख्या उनको जोड़ो, 1 के बाद आ जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। कितनी संख्या है, 5। जितनी संख्या उनको जोड़ो उससे भाग देते हैं, जितनी संख्या होती है 5 संख्या 5 से भाग दे दो। तो 9 और 1 10, 20, 25 बट्टे 5 काटोगे तो 5 बचे 25, आपका उत्तर आ जाएगा 5। ये जो आंकड़ा आपको दे रखा है इसका आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। तो जब भी माध्यिका निकालना होता है तो जो आंकड़े दिए होते हैं उनको आरोही क्रम में रखना होता है, छोटे से बड़ा। तो ये छोटे से बड़ा पहले से ही दिया हुआ है, गिनो अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 है। तो जब 6 है यानी कि n हमारा क्या है, 6 यानी कि सम। तो 2 बीच में रहेगा, बाकी दोनों तरफ सेम टू सेम करो। देखो इस तरफ भी 2 हैं, बीच में 2 रख के बाकी दोनों तरफ सेम टू सेम करो। ये किसी सूत्र से नहीं करा रहा हूँ, मतलब बीच में 2 रहेगा सम के केस में, और विषम के केस में बीच में 1 रहता है। सम के केस में होता है बीच में 2 जो रह गया उनको जोड़ो और उसका आधा कर दो, वो आपकी माध्यिका होगी। 33 बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंच 10। तो आंसर आ जाएगा 16.5, 33 बट्टे 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, हर साल आता है। क्या है, कुछ परीक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, माध्यिका क्या होगी। आपको ये सूत्र पता होगा कि भैया जो बहुलक होता है वो होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ये सूत्र है। तो बहुलक 45 हमें दे रखा है, ठीक है। माध्यिका को हम x मान लेते हैं जो कि हमें निकालना है, और माध्य में दे रखा है 27। 45 और 27 दूनी 54, माइनस का 54 इधर के प्लस का 54 हो जाएगा, और यहाँ 3x जोड़ेंगे 4 और 5 9, 4 और 5 9, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटो 3 3 9, 3 3 9, तो x का मान आ जाएगा 33। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जब एक पासे को फेंका जाता है, तो देखो पासे पर जब फेंकोगे ना तो उसके परिणाम होंगे 1 2 3 4 5 6, ये परिणाम होंगे। तो कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। 3 से छोटी संख्या कितनी है, 2 है। 3 से छोटी एक विषम संख्या, 3 से छोटी एक विषम संख्या कितनी है, 1 है। आने की प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। 3 से छोटी एक विषम संख्या कितनी है, 1 है। संभव परिणाम 1 और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो उत्तर आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अब आ जाएंगे हम हमारे सब्जेक्टिव प्रश्न में, खंड ब में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सभी खंड कीजिए। 2-2 नंबर के प्रश्न है। कह रहे स्पष्ट कीजिए कि एक ये संख्या एक भाज्य संख्या क्यों है। ये आपको बताना है कि ये जो संख्या एक भाज्य संख्या क्यों है। देखो दोस्त, फर्स्ट का क हमें दिया क्या है। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, हमें दे रखा है 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7। 7 दोनों में ओवन निकाल दो, अंदर बचा 3 गुणा 5 गुणा 1 1, 7 कम 7 7 कम 7, बाहर आ गया था। 3 बचे 15 और ये 1, तो कितना हो गया 3 गुणा 16। और किसी भी संख्या को मैं गुणे में 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसमें कितने गुणनखंड है, 1 2 3। यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कॉट थीटा का मान 8/60 है, तो इसका मान बताना है कितना होगा। ख नंबर पे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, आप बाद में भूल जाते हो। तो हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है कॉट थीटा
7/8। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, ये ज्ञात करना है। आप ये सूत्र पहले से ही जानते हो, ये किस रूप में? ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी उसी रूप में। आप ये पहले से ही जानते हो कि ए प्लस बी ए माइनस बी जो सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। रखो यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे भी वही लगेगा। ठीक, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर है। कॉस बट्टा साइन क्या होता है? कॉट। दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। और कॉट थीटा का मान तो हमें पहले से ही प्रश्न में दे रखा है कितना? 7/8। तो यहाँ पर मान रख देंगे 7/8। ठीक है, रख दिया। स्क्वायर करेंगे, 7 का वर्ग क्या होता है? 49, 8 का वर्ग क्या होता है? 64। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, 49/64। अगले प्रश्न में आ जाओ। मैंने बोला ही हर साल ये प्रश्न आता है। गौ नंबर कह रहे हैं 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है। आपके पास 2 घन है सेम टू सेम। घन जानते हैं जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता है। संलग्न फलकों को मिलाकर, 2 सेम टू सेम घन को मिलाकर, ठीक है, एक क्या बनाया गया है? एक घनाभ बनाया गया है। मान लेते हैं, माना घन की भुजा, जो एक घन है ना उसकी भुजा हमने ए मान लिया, ए सेंटीमीटर दिया है। हमें क्या दिया है? हमें आयतन दे रखा है। घन का आयतन क्या होता है? 1/3 है ना, भुजा की घात 3। आयतन कितना? 64। 64 को मैं लिख सकता हूँ 4/3, 1/3। घातों की तुलना करेंगे तो ए कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये सब लिख के दिखाना है। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है? घनाभ का पृष्ठीय त्रिभुज निकालना है। ये हमारा घनाभ है, इसलिए घनाभ की विमा। घनाभ की विमा में सबसे पहले क्या आएगी? लंबाई। ठीक है, लंबाई L, यहाँ से लेकर यहाँ तक A और यहाँ से लेकर यहाँ तक A, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2A। तो 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई वही रहेगी, ठीक है, ऊंचाई वही रहेगी। ऊंचाई H वो रहेगी 4 सेंटीमीटर A के बराबर, और लंबाई ऊंचाई चौड़ाई भी वही रहेगी। चौड़ाई को B से दर्शाते हैं, वो भी A के बराबर रहेगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमें जो निकालना है वो निकालते हैं। इसलिए प्रश्नानुसार में क्या निकालना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। ठीक है, संपूर्ण नहीं बोला है और सिर्फ पृष्ठीय बोला है। पृष्ठ तो बाहर से भी आ जाते हैं। ठीक है, अब संपूर्ण नहीं बोला तो पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय बात एक ही होती है, तो यही लगेगा। तो लगाते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय त्रिभुज का सूत्र। 2L का मान कितना है? 8, B का मान 4, B का मान 4, H का मान 4, H का मान 4, L का मान 8। 4 × 32, 4 × 16, 4 × 32, 32 32 64, 64 और 16 80। ठीक है, 8 दूनी सही है ना, 64 और 16 80, 8 दूनी 16 160 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया।
किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है जी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं घ नंबर पर। कह रहे निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। इस आंकड़े का हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। सो किसी भी विधि से हम कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमें विधि का उल्लेख नहीं किया है, हमें निकालना है माध्य। चलो निकालते हैं घ नंबर। सबसे पहले आंकड़ा बहुत ही सिंपल हमें दे रखा है, तो मैं वर्ग अंतराल बनाता हूँ और मेरा जो फेवरेट है, सबसे आसान विधि है माध्य की, उसको मैं लगाऊंगा। हमें क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल। फिर हमें दे रखा होता है बारंबारता और फिर हमें चाहिए एक्स। एक्स को हम क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। कई बच्चों को तो पता ही नहीं कि एक्स को भाई क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। हमें वर्ग अंतराल जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है। एफ हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 2, 7, 12, 15, 8 और 6। ठीक है। सो जोड़ो और एक्स निकाल दें, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। सब में 10 का अंतर है ना। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15, 15 10 जोड़ो, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, 45, 55 और ये हो जाएगा 65। ठीक है। वर्ग चिन्ह एक्स निकल गया। अब बड़े बड़े मान आ रहे हैं, कल्पित माध्य विधि लगा दो, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। तो डी निकाल लेते हैं। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। ए क्या होता है? ए हमारा होता है कल्पित माध्य। और एक सूत्र क्या होता है? n/2 पद। n कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो 6/2 यानी कि 3। तीसरा पद x में, x में तीसरा पद क्या हो गया? 35। ये मेरा a हो गया। तो यहाँ लिखेंगे माना a बराबर कितना? 35। माना कल्पित माध्य 35। हालांकि कैलकुलेशन से निकाला है लेकिन लिखना पड़ता है माना। अब हर एक x में से आपको 35 घटाना है। 15 में से 35 घटाएंगे 20 आ जाएगा, माइनस के 10 का अंतर है, 10 जोड़ो, 20 में 10 जोड़ेंगे, माइनस के 10, 0, 10, 20, 30। ठीक है। और छोटा करना चाहते हो तो d के बाद u निकालो। u क्या होता है? d/h। हमारे पास h कितना है? देखो सभी में 10 का अंतर है, h हमारे पास है 10। तो हर एक पद को 10 से भाग दे दो। ये माइनस का 2, 10 एक कम 10, 0, 1 2 3। अगला जो कॉलम आता है वो होता है एफ यू। जब डी निकाला तो यू भी निकालना बड़ा आसान होता है, तो मैंने निकाल दिया। एफ और यू की गुणा करनी है। देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। 2 दूनी 4, 7 एक कम 7, 12 गुणा 0, 15 एक कम 15 और 8 दूनी 16, 6 3 18। ठीक है। जो सूत्र लगेगा वो भी मैं लिख देता हूँ। हाँ, हम लगा रहे हैं यहाँ पर पग विचलन विधि। ठीक है। कौन सी विधि लगा रहे हैं? पग विचलन विधि। जिसका सूत्र होता है माध्य का वो होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ गुणा एच। ठीक है। ये सूत्र होता है माध्य निकालने का। सिग्मा का मतलब क्या है? योगफल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 3 और 1 4, 45 और 4 49 आ जाएगा प्लस का। प्लस का 49 और ये माइनस के 11। 9 में से 1 घटाएंगे 8, 4 में से घटाएंगे 3, तो प्लस के 38 आ जाएगा। ये हमारा कितना है? 35। सिग्मा एफ यू कितना है? 38। एच कितना है? एच हमारा है 10 और सिग्मा एफ इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 7 और 2 9। ठीक है। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 6 कितना हो गया? 30। 30 का 0 हासिल लगा 3, 1 और 2 50। तो ये कितना आ गया? 50। काटोगे 35 प्लस 5 से भाग देना 38 में, तो 5 5 7 35 घटाएंगे तो 3, दशमलव लगाएंगे 0 हो गए, 5 6 30। तो ये आ गया 7.6
तो ये आ जाएगा 42.6 आंसर। तो ये हमें हमारा माध्य मिल जाएगा। ठीक है, माध्य का बहुलक निकालने के लिए आता ही आता है प्रश्न हर साल। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला था आएगा ही आएगा। कह रहे बिंदु -4,6 बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? सो देखो, एक रेखाखंड है, ये हम अंगा नंबर कर रहे हैं। ये मेरा ए बिंदु है -6,10 और ये बी बिंदु 3, -8। ठीक है, इस यहाँ पर कहीं एक बिंदु P है जो इसके निर्देशांक -4,6। तो ये बिंदु इसको किस अनुपात में व्यक्त करता है? मान लेते हैं M1 अनुपात M2 में व्यक्त करता है। ये जो बिंदु P है इसे हम कहते हैं विभाजन बिंदु। ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, और ये x और ये y। ठीक हो गया। हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से। x लेके चलो या y लेके चलो, दोनों से आंसर आ जाएगा। x बराबर क्या होता है? m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। x का मान हमें दे रखा है प्रश्न में -4। m1 नहीं पता, x2 है 3, m2 नहीं पता, x1 है -6 बट्टे में m1 प्लस m2। त्रिज्या गुणा करेंगे, किसी भी संख्या गुणा करेंगे। ये हो गया 3m1, 1 से गुणा करने में वही रहता है -6m2। यहाँ से हो जाएगा -4m1 -4m2। m1 को एक तरफ रखो, -4 इधर के +4, और m2 को एक तरफ -6 इधर के +6। तो 4 और 3 7m1 और यहाँ से 2m2। ठीक। सो देखो दोस्त, ये m2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ये 7 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। बट्टे का मतलब ये होता है अनुपात। तो m1 अनुपात कितना होगा m2? 2:7 में इसको ये विभक्त करता है। किस अनुपात में? 2:7 में इसको ये क्या कर रहा है? विभक्त कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ अगले वाले प्रश्न में। कह रहे हैं x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3,6 और इससे समदूरस्थ हो। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। क्या बोला है हमसे कि बिंदु x y इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। मान लो ये a बिंदु है, ये b बिंदु है। a दे रखा है 3,6 और b दे रखा है -3,4। इसके बीचों बीच एक बिंदु है P जो इसके निर्देशांक है x, y। समान दूरी पर है, AP और PB बराबर है। ये जो P बिंदु है ना, इससे और इससे समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो प्रश्नानुसार में क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार में दे रखा है कि भैया AP किसके बराबर है? PB के बराबर है। AP मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही ना। तो ये देखो x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। इधर आ जाओ, अब की बार PB में ये x1 हो जाएगा, x1 माइनस माइनस प्लस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। दोनों तरफ वर्ग और अंडर रूट है तो वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग करने पर दोनों तरफ। ठीक है, जैसे हम वर्ग करेंगे इधर से अंडर रूट और इधर से अंडर रूट हट जाएंगे। और सूत्र तो आपको पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। छोटी कक्षा से पढ़ रहे हो, ये लिखवाना पड़ेगा, आता ही होगा। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, लगा देते हैं।
इसमें लगाएंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। यहाँ लगाओ a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, 6 दूनी 12 भाई। यहाँ पे भी a का वर्ग, ठीक है, b का वर्ग प्लस के 2ab। फिर यहाँ लगाओगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग, 4 दूनी 16, 4 दूनी 8 भाई। तो अगर बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम रहता कट जाते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, 9 से 9 कटा, ठीक है, और कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो बाकी सबको एक तरफ लेके आओ। तो देखो इस तरफ 6x है, ये माइनस का 6x इधर के प्लस का हो गया, इस तरफ माइनस का 8y है और ये माइनस का 12y उधर के प्लस के 12y हो गया, इधर है प्लस के 16 और 36 प्लस का इधर के माइनस का हो गया, 6 6 12, 12x, 12 में से 8 घटाएंगे तो प्लस के 4y और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 20, ठीक है। यहीं पे छोड़ दो, ये 4 से भाग दे तो 4 तिया 12, 4 एक कम 4, 4 पंजे 20, दोनों तरफ 4 से हमने भाग दे दिया। तो ये संबंध मिलेगा हमें x और y में। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अब ये सारे क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, ठीक है, 5 खंडों को हल करना है, 5 प्रश्नों को हल करना है इनमें से, ठीक है। कह रहे द्विघात जो बहुपद है, ये जो बहुपद है इसके शून्य का हमें ज्ञात करना है, फिर शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं दूसरे का क नंबर, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के लिए क्या होता है, जो भी बहुपद होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। हमारा बहुपद हमें दे रखा है, ढंग से लिखेंगे 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद x आता है, 7x आएगा और फिर अचर पद, ठीक है। ये हमारा बहुपद है, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर के गुणज की गुणा अचर पद से की जाती है, ठीक है। तो 6 गुणा 3, ऐसी संख्या 2 संख्या लो जिनका गुणा करने पे 18 है और घटाने पे 7 है, घटाने पे कितना है 7 है, तो वो होगा 9 और 2, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाओगे 7 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6x स्क्वायर, घटा माइनस का चिन्ह तो ब्रैकेट लगा के मान रखो, 9x घटाना है कितना 2x, माइनस से गुणा कर दोगे ब्रैकेट के अंदर, तो 9x माइनस माइनस प्लस 2x, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, तो पहले वाले जोड़े से 3 का भागा जाएगा दोनों में और x का भागा जाएगा दोनों में, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर निकालेंगे तो 1x बचेगा, 3 तिया 9, यहाँ से देखिए कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है तो एक उपनिष्ठ है, और जब एक उपनिष्ठ निकालते तो अंदर जो होता है वैसा का वैसा लिख देते हैं, ये और ये बराबर है, यानी कि हमने बिल्कुल सही किया है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, जो उपनिष्ठ निकाला है चिन्ह के साथ उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसको एक बार 0 मानना है और इसको एक बार 0 मानना है, ठीक। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर के प्लस का हो गया और ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ये मेरा अल्फा हो गया, पहला शून्यक। दूसरा, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर के माइनस का हो गया और 3 के जो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, इसे हम बीटा कह देते हैं, ये दूसरा शून्यक, ठीक है। पहले आंसर तो आ गया। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, चूंकि बहुपद क्या है, ठीक है, बहुपद हमारा है 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3, ये हमारा बहुपद है, ठीक है। चूंकि ए के स्थान पर क्या है 6, एक्स स्क्वायर गुणज बी के स्थान पर एक्स का गुणज माइनस के 7 और सी के स्थान पर अचर पद माइनस का 3। पहला हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है जी। ये हमारा सूत्र होता है, तो मान रखेंगे हम यहाँ पर। तो जब मान रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान है माइनस के 1/3, बी का मान है माइनस के 7 और ए का मान है 6,
दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। 3 दूनी 6, लॉस ऑफ एरिया 3 3 9, प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस, तो इधर भी 7/6 और इधर भी 7/6, आगे दोनों तरफ बराबर। फिर हम दूसरी जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा C/A। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है -1/3, C का मान है -3 और A का मान है 6। 3 से 3 कटा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ऊपर बचा -1, इधर बचा 2, आगे दोनों तरफ बराबर है। यानी कि हमने अपनी जांच भी देख ली कि हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाऊं। हमसे क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है सारे। दूसरे का ख नंबर, दो संख्या एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, ठीक है। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या उसको मैंने y मान लिया। ठीक, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में हमें क्या बोला गया है, संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, यानी कि बड़े संख्या के वर्ग में से, अंतर मतलब घटाना, छोटी संख्या के वर्ग को घटाएंगे तो 180 आता है। ठीक है, ये कितना आता है 180, ये पहला शर्त बोल रहा है। फिर आ जाओ दूसरे शर्त में, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में ये बोला गया छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कितनी है y, किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको। तो y² का मान समीकरण 1 में रख दो, y² का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। प्लस का 180 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, द्विघात समीकरण। इसको अब हल करना है। तो देखो दोस्त, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है और इसकी गुणा इससे करनी होती है। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 180 है और घटाने पे 8। ठीक है, घटाने पे 8, 18 और 10 की गुणा करो 180 आएगा। 18 में से 10 को तुम घटा दोगे, कितना आ जाएगा 8। इतना आसान प्रश्न है। तो देखो हल करते हैं, x², तो 18x माइनस के 10x, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, माइनस के 18x माइनस माइनस प्लस के 10x। गुणा सिर्फ ब्रैकेट के अंदर तक ही होती है माइनस की। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, तो इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, x का भागा दोनों में चला जाएगा। x² से x बाहर निकालेंगे तो एक x बचेगा, ये x बाहर आ गया तो यहाँ से 18 बचेगा। यहाँ से 10 का भागा दोनों में जाएगा, 10 से कम 10, 10 अट्ठे 80। आ गया सेम टू सेम, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। ठीक है, अब इसको एक बार 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x माइनस 18 को आप 0 मानोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 18 इधर के प्लस का हो जाएगा। और यदि x प्लस 10 बराबर 0 मानोगे तो प्लस का 10 इधर के माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान अमान्य है, ये वाला अमान्य है, क्योंकि जैसे यहाँ पर रखोगे ना, देखो x तो तुम्हें मिल गया,
वाई निकालेंगे, अंडर रूट निकालोगे माइनस में आ जाएगा, बात नहीं बनेगी। तो ये सिर्फ प्लस वाला मान्य होगा, चूँकि वाई स्क्वायर है 8x, तो वाई क्या होगा अंडर रूट 8x, x का मान है 18। ठीक है, तो जो 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, 18 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 2। 4 का वर्गमूल 2, 2 का जोड़ा बन गया, हम बाहर आ गया 2, 9 का वर्गमूल होता है 3, 2 दूनी 4, 3 12। तो जो छोटी संख्या होगी वो 12 होगी और जो बड़ी संख्या होगी वो हमारी 18 होगी। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10वें चैप्टर का क्वेश्चन है। ये सब मैंने यहाँ से, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता है सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। तो क्या है, ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और ये इसका व्यास है। ठीक है, ये इसका व्यास हो गया। हमें क्या बोला है, व्यास के सिरों पर जो स्पर्शिका खींची गई है, ये एक स्पर्शिका खींची गई है, दूसरी स्पर्शिका ये खींची गई है। ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, अगर इसका नाम दे दूं एक्स वाई और इसका नाम दे दूं एक्स डैश वाई डैश, इसका नाम ए और इसका नाम बी, तो देखो हम जानते हैं हमें क्या शो करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख देता हूँ, सिद्ध करना है कि ये जो एक्स वाई रेखा है वो समांतर है एक्स डैश वाई डैश के। ठीक है, इसके हमें सिद्ध करना है, समांतर दिखाना है। सो हम प्रमेय 10.1 से जानते हैं ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, इसके बीच 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से। ठीक है, प्रमेय 10.1 से हम क्या जानते हैं, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा और इधर भी 90 होगा तो इधर भी 90 होगा। तो देखो वाई ए ओ कोण वाई ए ओ बराबर होगा किसके, एक्स डैश बी ओ के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक, उसके साथ साथ कोण वाई डैश बी ओ बराबर है एक्स ए ओ के। क्यों बराबर है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। अब देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हमें ये दिख रहा है कि हमारे जो एकांतर कोण है वो बराबर है। एकांतर कोण समान है और एकांतर कोण समान तभी हो सकता है जब ये रेखा और ये रेखा समांतर हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये तभी संभव है जब एक्स वाई रेखा समांतर हो एक्स डैश वाई डैश के। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, यही आपको सिद्ध करना था, इतना आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, कह रहे सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। 4 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है, गौन नंबर। हमसे क्या बोला गया है, आपके पास एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त का केंद्र का नाम दे दो O। एक बाह्य बिंदु ले लिए P, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो इसके बीच का जो कोण होगा और इससे जब इससे इसको मिलाओगे, इससे इसको मिलाओगे, केंद्र पर अंतरित कोण, इन दोनों कोणों का योगफल कितना है, समपूरक, यानी कि 180 है। इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ऐसे लिखो APB कोण, APB प्रॉपर लिखने का तरीका BOA कोण BOA 180 डिग्री। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है दोस्त, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अब देखो
प्रमेय 10.1 से क्या होता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने अंश का कोण बनता है, 90, और यहाँ पे भी 90। और ये क्या है, एक चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। चूंकि पी बी ओ ए एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान, कोण P, कोण B, कोण O प्लस ए कितना होता है, 360। P चाहिए, B का मान 90 है, प्रमेय 10.1 से। जो कोण B है और कोण A है वो कितने, 90 डिग्री है। O कितना है, चाहिए हमें O, A कितना है, 90। सो देखो P प्लस O, 90 90 180। 180 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, घटा देंगे P प्लस O यानी कि 180। इसको ढंग से लिख दो। P कोण का मतलब क्या हुआ, कोण APB, और O कोण का मतलब हुआ BOA। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न पे आ जाऊं। कह रहे नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। माध्यक यानी कि माध्यिका। ठीक है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। कौन सा नंबर है, अरे यार चलो 6 नंबर पर नज़र गई तो पहले 6 नंबर करते हैं, आड़ा छूट जा रहा था अंक, वो अभी हम कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, और अगला कॉलम चाहिए होगा संचयी बारंबारता का। ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्ग अंतराल बारंबारता, संचयी बारंबारता CF से दर्शाते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 पे समाप्त हो, 10 से शुरू होना चाहिए, 10 से 20, 20 से 30, ठीक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फिर आपका आता है कुल, यहाँ पर कुल लिखते हैं। F हमें दे रखा है 5, X 20, 15, Y और 5। ये जो Y है और ये X है ये निकालने। CF कैसे निकालते हैं, पहला वाला वैसे का वैसा, फिर नीचे वाला जोड़ते हैं। 5 में X जोड़ेंगे तो 5 प्लस X, 5 और 20 25 प्लस X, ये हो जाएगा 25 और 15 40 प्लस X, 40 में X, ये Y जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस X प्लस Y, और ये 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस X प्लस Y। प्रश्न में ये दे रखा था कि जो बारंबारताओं का कुल योगफल है वो 60 है, और बारंबारताओं का कुल योगफल जितना होता है ना CF के लास्ट में भी उतना ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास हमें मिल जाएगा, चूंकि 45 प्लस X प्लस Y किसके बराबर है, 60 के, तो प्लस का 45 तरह के माइनस का हो जाएगा, यानी कि X प्लस Y हमें मिल जाएगा 15। समीकरण नंबर 1, X और Y दोनों के मान चाहिए। हमें दिया है, प्रश्न में दे रखा है माध्यक, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। कितना दे रखा है प्रश्न में माध्यक, 28.5। 28.5 किस अंतराल में मिलेगा, ठीक है, माध्यक 28.5 किस अंतराल में मिलेगा, हमें वर्ग अंतराल 20 से 30 में प्राप्त होगा। ठीक है, सो ये जो हमारा ये वाला है, ये अंतराल क्या हो गया, माध्यक वर्ग। ये हमारा क्या हो गया, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना है, 20 से 30। तो ये क्या है, L हमारे पास, L कितना है 20, और H कितना है 20, इसके बीच का अंतर 30 में से 20 घटाओगे 10 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसी के सीध में आते हैं, तो ये होता है F
और इसके जस्ट ऊपर वाला 5 + x ये होता है CF। ठीक है, तो जो f हमारा है वो है 20। ठीक है, और जो CF है वो है 5 + x। हमें n भी चाहिए होता है। n क्या होता है? f का कुल योगफल, जो कि प्रश्न में दे रखा है 60। ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी, हमने निकाल ली। अब आ जाओ माध्यक के सूत्र में। क्या होता है सूत्र? L + n/2 - CF × h/f। ये सूत्र होता है। माध्यक दे रखा है हमें 28.5, L हमें दे रखा है 20, n/2 60/2, CF कितना है? 5 + x। ठीक है, माइनस से गुणा करेंगे तो ये डायरेक्ट लिख दिया। h का मान कितना दे रखा है? 10। f का मान कितना है? f का मान हमारे पास है 20। ठीक है जी, तो प्लस का 20 इधर के माइनस हो जाएगा। 28.5 में से 20 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 8.5। यह आ जाएगा 30 - 5 - x बट्टे में 2। तिरछे गुणा कर दोगे 8 दूनी 16 और 1 17। यह आ जाएगा 25 - x माइनस के x इधर के प्लस का x प्लस के 17 इधर के माइनस का, तो 8 आ जाएगा। ठीक, x का मान 8 आ गया। x का मान उठाकर यहाँ रख दो समीकरण 1 से। x का मान 8 प्लस का 8 इधर के माइनस का, तो y का मान कितना आ गया? 15 में 60 घटाएंगे तो 7। तो ये x का और y का मान हमने आराम से निकाल दिया। कहीं पे डाउट? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये प्रश्न हमसे छूट रहा था, चलो इसको भी करते हैं अब हम। अब क्या है? कह रहे हैं एक थैले में, ये एक थैला है हमारे पास। ठीक है, थैला लेके हम बाजार जाते हैं। ये थैला है, थैला कम गिलास ज़्यादा लग रहा है कि नहीं दोस्त? चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या है? दिया है करके लिख देंगे। क्या दिया है? लाल हमारे पास 3 है, काला हमारे पास 5 है। ठीक है, तो कुल गेंद कितनी है? 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 8 है। ठीक है, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है। लाल गेंद की प्रायिकता। ठीक है, सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक, तो लाल गेंद कितना है? 3, कुल परिणाम कितना है? 8, तो आंसर आएगा 3/8। सेकंड वाला क्या? लाल गेंद ना हो, इसको अगर PR बोले, P रेड, तो लाल ना होने की प्रायिकता यानी कि PR डैश। तो क्या होता है? एक में से जिस चीज़ की ना होने की प्रायिकता बोलता है तो वो एक में से उस चीज़ की होने की प्रायिकता घटा दो। लाल ना होने की प्रायिकता बोला है तो एक में से उसके ना होने की प्रायिकता घटा देते हैं। लाल की होने की प्रायिकता हमने ऑलरेडी निकाल रखी है 3/8। इसके बट्टे पे कुछ नहीं, देख 1 × 8, 8 × 8, 1 × 3, तो आंसर आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब सारे प्रश्न आपके 6-6 नंबर में हैं। ठीक है, सारे प्रश्न आपके 6-6 नंबर में। इनको देखिए, 6 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? 1, 2, 3। ठीक है, और कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा? चौथा पेज है ये। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के योगों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्याएं कितनी है ये भी बतानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट है और ये उदाहरण का प्रश्न है। 2 अंकों की संख्या है, इकाई, देखो ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, ठीक है, ये हमने माना। तो मान लेते हैं कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, ये हमने मान लिया। तो संख्या का वास्तविक रूप क्या होगा? संख्या का वास्तविक रूप हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। अगर इसको पलट दें, पलटने पर संख्या क्या होगी? x की जगह पर y की जगह पर x, यानी कि ये हो जाएगा 10x प्लस y, ठीक है। ये चीज़ हमें मिलेगी, लिख दिया हमने। माना करके ये तो लिख दोगे। प्रश्न में क्या दे रखा है, क्या बोला है? यदि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, प्रथम शर्तानुसार, यह लिख देते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार इसको और इसको उलटने वाला अगर हम जोड़ दें, ठीक है, इसको और इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना आता है? 66। 10y और 1y 11y, x और 10x 11x, 66 होता है। तो यहाँ से 11 ओवेनिस्ट है, 11 छंग 66, तो y प्लस x कितना है? 66, पहला समीकरण, पहले कंडीशन से। फिर हमें क्या मिला? द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में बोला है संख्याओं का अंतर, देखो संख्याओं का अंतर x में से y घटाओ या y में से x घटाओ, 2 तरीके हो सकते हैं। अगर x में से y घटाएं तो 2 आता है, संख्याओं का अंतर 2 है, या y में से x घटाएं तो 2 है, ठीक। तो 2 केस लेना है, एक बार इसको और इसको लेना है और एक बार इसको और इसको लेके हल करना है, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो देखेंगे, हल करते हैं। x प्लस वाई हमारे पास है 66 और ये है x माइनस वाई हमारे पास 2, 66 6 होगा यार, 11 छंग 66 तो 6 होगा ओनली। विपरीत चिन्ह है, जोड़ देंगे। 2x बराबर 8 और 2 चौके 8, x का मान 4 आ गया और x प्लस वाई हमारे पास 6 था, x का मान 4 रख दो, तो प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 2। तो संख्या क्या होगी? 4 और 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 2, एक संख्या आ जाएगी 24। अगर इसको और इसको लेके हल करो, x प्लस वाई 6 है और माइनस के x प्लस का y कितना है? 2 है, ये ले लो। तो 2y बराबर 8, 2 चौके 8, तो y का मान आ जाएगा 4 और x प्लस वाई हमारा 6 है, अब की बार तो y का मान आ जाएगा 2। दूसरी संख्या हो सकती है, एक संख्या 24 हो सकती है और दूसरी संख्या आपकी कितनी हो सकती है? 42, y की जगह पे 4 और x की जगह पे 2। तो ऐसी 2 संख्या हो सकती है, एक 24 हो सकता है या फिर 42 हो सकता है, ठीक है। ये आपका उत्तर आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है प्रश्न? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये आपको बताना है। देखो 2 प्रश्न है ना, दोनों में से कोई एक एक करना है, ठीक है। तो हम करते हैं इसको, अथवा वाला प्रश्न है। पता नहीं वीडियो में इतना फ्लिकर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। नूरी की वर्तमान आयु को हमने क्या मान लिया? x वर्ष मान लिया। और तथा सोनू की आयु उसको हमने y वर्ष मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब घटाना, 5 वर्ष पहले, अभी x है तो 5 वर्ष पहले क्या होगा? 5 घटा देंगे। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व
सोनू की आयु, अभी वाई है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, 5 घटा दोगे। तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला है इसने कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो देखो नूरी बड़ी है, ये नूरी है और ये सोनू है। कौन बड़ी है, जो बड़ी होती है छोटे वाले में गुना करना। कितना गुना है, 3 गुना। तो छोटे वाले में 3 से गुना हो जाएगा और बीच में बराबर लग जाएगा। देखो अगर किसी के पास 3 रुपये और किसी के पास 1 रुपये, ये 3 गुना बड़ा है, तो छोटे वाले में 3 से गुना करो तभी तो बराबर होगा दोनों तरफ, है ना। तो ये आ गया x माइनस 5, 3 से गुणा करोगे 3y, 3 बचे 15, प्लस का 3y इधर के माइनस का हो जाएगा और माइनस के 5 इधर के प्लस का 5। तो x माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस के 10। समीकरण नंबर 1। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, अभी x है, 10 वर्ष बाद, बाद मतलब जोड़ देते हैं, x वर्ष 10 होगी और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी होगी, अभी y है तो 10 जोड़ दो, y प्लस 10। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है कि कितनी गुनी हो जाती है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो देखो इधर नूरी है इधर सोनू है, अरे यार 10 लिखना है ना, x प्लस 10 y प्लस 10 कितनी गुनी हो जाती, 2 गुनी। तो छोटे वाले में 2 से गुणा कर देना है, x प्लस का 10, 2y 2 दाई 20, प्लस का 2y इधर के माइनस का हो गया, प्लस का 10 इधर के माइनस का 10 हो गया। तो x माइनस 2y कितना बचेगा, माइनस के 10, सॉरी प्लस के 10। समीकरण नंबर 2 ये बन गए, इनको बस हल कर दो, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से हल करो। पहला वाला समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 और ये x माइनस के 2y प्लस के 10, ठीक है। विपरीत चिन्ह घटाना, समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है नीचे वाले का, प्लस माइनस कटा, 3y में से 2y घटाओगे माइनस के y, माइनस 10 माइनस के 20, माइनस से माइनस कटा तो y का मान आ गया 20, ठीक है, y का मान आ गया 20, सोनू की आयु 20 मिल गई। अब हमें x का मान निकालना है, x का मान उठाकर यहाँ रख दो, चूँकि x माइनस का 2y कितना है 10 है, तो माइनस का 2y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2y, y का मान है 20, 20 दूनी 40, 40 और 10 कितना जाएगा 50 वर्ष। यानी कि नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा 6 नंबर में। इस साल 6 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा 2 में से कोई एक करना है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो ये जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर ऊंचे भवन के अवनमन इतने हो जाते हैं। ये एनसीईआरटी के प्रश्न है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे हैं एक बहुमंजिल भवन, ये बहुमंजिल भवन है, एक बहुमंजिल भवन से देखने पर एक 8 मीटर, बहुमंजिल भवन को थोड़ा और ऊंचा बनाओ, ठीक है, और ये ज़मीन पे खड़े हैं दोनों के दोनों, ये बहुमंजिल भवन है और ये 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। इसके ऊंचाई से जब इसके शिखर को देखते हैं तो जो अवनमन कोण बनता है 30 बनता है। शिखर और पाद के जो अवनमन कोण बनते हैं 30 और 45 बनते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके समांतर मुझे एक रेखा खींचनी पड़ेगी। अवनमन कोण यहाँ पे कितना बनेगा 30 और यहाँ कितना बनेगा 45। अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8। ये जो भवन है छोटा वाला और ये जो बहुमंजिल भवन है, इनके बीच की दूरी भी निकालनी है। मान लेते हैं इसके बीच की दूरी x है, ये निकालना है। और हमें क्या निकालना है,
भवन की ऊंचाई, इस भवन की ऊंचाई भी निकालनी है। ये क्या हो जाएगा, ये h, इस दूरी को h मान दिया, h में जब 8 जोड़ोगे तो दोनों मिल जाएगा। ठीक, अब नाम दे दो, इसका नाम A B C D E। अगर ये x है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, x होगा। दो समकोण त्रिभुज बनाए, उनको हल कर लो। ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं त्रिभुज EDA में। ठीक है, EDA में ये निकालना है और ये भी निकालना है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार। तो AD आधार लंब बट्टे AD, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है, 30। AD है h, AD है x, tan 30 का मान 1/√3, x से कम x, ये आ गया h/√3। समीकरण नंबर 1, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ECB में, दूसरे समकोण त्रिभुज में ECB में ये निकालना है और ये दोनों में उभयनिष्ठ हो जाए तो इसको लेना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा EC बट्टे BC, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये है आधार, लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा कितना है, 45। इसी के है h + 8 और BC क्या है, x। tan 45 का मान 1, गुणा करोगे h + 8, x से कम x। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब x का मान हमें पता है, h/√3 यहाँ पर रख देंगे और ये प्लस का h इधर के माइनस का हो जाएगा। h उभयनिष्ठ निकालो, h बाहर निकालेंगे, यहाँ से √3 बचेगा, h से कम h, इधर 8 है। अब ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। √ कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, परिमीकरण कर देंगे विपरीत चिन्ह से, माइनस है तो प्लस, √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा। तो देखो ये क्या है, a - b, a + b, ऊपर आ गया 8, √3 + 1, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a - b, a + b। तो ये हो जाएगा 3 - 1 जो कि होता है 2, 2 चौके 8। ठीक है, तो ये आ गया 4 √3 + 1, h का मान मिल गया। लेकिन हमें h नहीं, हमें ऊंचाई चाहिए, इसलिए बहुमंजिल की ऊंचाई जो कि है h + 8, यहाँ से लेकर h और यहाँ से लेकर 8 हमें जोड़ देना है। h का मान है 4 √3 + 1 और इधर है 8, गुणा करो 4 √3, 4 × 4, 8 × 4 = 12 और ये 4 √3 आंसर। देखो इनके बीच की दूरी भी इतनी ही होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोण कितना है, 45 है। जब कोण 45 होता है, जितनी ऊंचाई होती है ना, उतनी उसकी छाया की लंबाई होती है। ठीक है, तो निकाल के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से x बराबर क्या है, h/√3। h का मान हमारे पास कितना आया था, ये आया था ना 4 √3 + 1 और बाहर गुणे में √3, गुणा करो √3 × √3 सिर्फ 3, ये है √3, 4 से गुणा करो, 4 × 3 = 12 और यह है 4 √3। तो ये दोनों भवनों के बीच की दूरी इतनी और यह है बहुमंजिल की ऊंचाई, दोनों सेम टू सेम है आंसर। ठीक है, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं। ये कोण और ये जो अथवा में प्रश्न है, ये भी 9.1 प्रश्नावली का है। ठीक है, जिसके लिंक्स मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ये आपका 13.2 का प्रश्न है। ठीक है, 13.2 का प्रश्न है और ये भी जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। एनसीईआरटी के प्रश्न है, लिंक्स मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर नहीं होता है तो मैं दोबारा करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बन गया है, अभी इसको अपलोड करने में बहुत समय लग जाएगा, इस वजह से
चूँकि ये प्रश्न ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, इसके लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप बोलोगे नहीं सर अलग से बताओ, तो मैं अलग से बता दूंगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको समझाते हुए बताया है ना, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना।